Okay, guys, let's do another paper. This is going to be May June 2017 पेपर 1 MCQs है. शुरू करते हैं इसको. ठीक है. सबसे पहला हमारा सवाल है, a car accelerates at 5 meters per second along a straight horizontal road and reaches a velocity of 20 meters per second in a time of this. During this time, its total displacement is actually 40 meters. Which quantity is a scalar? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो बी इसका आंसर होगा. सही है. अच्छा इधर देखो, the diagram shows the resultant R of a 3 Newton force and a 4 Newton force acting at a point. We can see that the angle between the 3 Newton and the 4 Newton force can be of any value from 0 to 90. यानी इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस इस तरीके से भी हो सकती हैं कि मेरे पास एक 4 न्यूटन की फोर्स इस तरफ हो और दूसरी 3 न्यूटन की फोर्स इस तरफ हो, तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. 7 न्यूटन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है. अग्रीड. सही है. और दूसरी मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है कि 4 न्यूटन की फोर्स इस तरफ हो और 3 न्यूटन की फोर्स जो है वो इस तरफ हो. अग्रीड. ये भी हो सकता है हमारे पास. अगर ये हम लोग करेंगे तो इसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा. निकाल लो वो कितना आता है. कितना आ रहा है? 5. यानी इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन की. अग्रीड. अब 5 न्यूटन हमारे पास मिनिमम है और मैक्सिमम, मिनिमम हमारे पास कितनी है? 5 न्यूटन है. मैक्सिमम कितनी है? 7 न्यूटन. यानी 5, 6, 7 पॉसिबल है, लेकिन इससे आउट ऑफ रेंज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो कौन सी आउट ऑफ रेंज है? ए इज आउट ऑफ रेंज. गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया. नेक्स्ट सवाल, माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर. व्हाट इज डन टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट आंसर? मेक द माइक्रोमीटर हॉरिजॉन्टल एंड देन यूज द स्केल्स टू फाइंड द रीडिंग. नहीं. सब्ट्रैक्ट द फिक्स्ड स्केल रीडिंग फ्रॉम द रोटेटिंग स्केल रीडिंग. नहीं, दोनों को ऐड करना होता है. सब्ट्रैक्ट द स्केल रीडिंग फ्रॉम द फिक्स्ड स्केल रीडिंग. नहीं. यूज द स्केल्स टू फाइंड द रीडिंग एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी जीरो एरर. So D is the correct answer if you want an accurate value. Next step. The diagram shows the distance time graph of a car. Okay. The car is traveling along a straight road up a hill. Which quantity for the car is constant and greater than 0? ये मेरा आप लोगों से सवाल है, कौन सी चीज़ होगी इसमें? जी बेटे, इसका जवाब दे दो. The diagram shows the distance time graph for a car. अब मेरा एक सवाल है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक चीज कांस्टेंट आ रही है, वो क्या है? इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसके अंदर क्या चीज ऐसी है विच इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 0? नहीं. रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है इसमें, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है ना. तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रेटर देन 0 है और कांस्टेंट भी चल रही है? नहीं. काइनेटिक एनर्जी होगा इसका आंसर स्ट्रेट अवे. क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. सिंपल एज दैट. सही है. और अगर अपहिल जा रहा है तो अपहिल का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती जाएगी ना बेटे. The diagram shows a speed time graph for an object moving with uniform acceleration. What is the distance traveled in the first 4 seconds? Distance traveled in the first 4 seconds कैसे निकालेंगे हम लोग? Area under the graph. Exactly. Area under graph इसमें लगेगा. और area under the graph क्या होगा? हाफ इंटू 4 इंटू 6. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12. सही है. 12 मीटर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी सी. सही है, कोई मसला ही नहीं था. क्वेश्चन नंबर 6. अ हैंगिंग बास्केट इज फिक्स्ड टू अ वॉल बाय अ ब्रैकेट. वी कैन सी दैट. ओके. The weight of the basket is 80 Newton. The weight of the bracket is 20 Newton. What is the size of the upward force exerted on the bracket by the wall?
अब सीधी सी बात है, अगर ये नीचे नहीं गिर सकता तो टोटल अपवर्ड फोर्स जो होगी टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी? 80 + 20 100 न्यूटन। सो इसका मतलब है 100 न्यूटन आंसर होना चाहिए हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड। कॉमन सेंस है बेटे। दो फोर्सेस नीचे की तरफ है, क्या ये गिर रहा है? तो अपवर्ड फोर्स कितनी होगी इस पर? सेम होनी चाहिए। समझ गए? क्लियर है? ये वाला सवाल आप लोग मुझे करके दो, 7th का। 7th वाला आप लोग करो। अब मैं कर रहा हूं। सबसे पहली चीज है, इसका मास हमारे पास गिवन है विच इज एक्चुअली 240,000 kg। अग्रीड। मेरे पास इसके अंदर एक्सेलरेशन पहले निकालनी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पे जा रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 60 है, और टाइम जो है वो है 10 मिनट्स। तो 10 × 60 करूंगा सेकेंड्स में जाने के लिए। तो फिर इसका मतलब है ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है 10 × 60, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.1। एक्सेलरेशन जो नेगेटिव आ रही है वो आ रही है -0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अग्रीड। अब अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स मास इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 240,000 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 24,000 न्यूटन। ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं पा रहे। ये वाला बताओ, कार ट्रेवल्स at a constant speed along a circular horizontal track. Okay. Which statement describes the forces acting on the car? They are balanced as the car is moving at constant speed? No, balance तो नहीं है क्योंकि हमारे पास velocity change होती जा रही है direction wise. They are unbalanced with the resultant in the direction away from the center? नहीं. They are unbalanced with the result in the direction of the travel of the car? They are unbalanced with the resultant in the direction towards the center? Yes, क्योंकि इसमें resultant force है, that resultant force is the centripetal force. सही है? ये भी हो गया। The diagram shows a block of wood resting on a sloping board. Which arrow shows the direction of the gravitational force acting on the block? Gravitational force बोला है, ए होगा, जाहिर सी बात है यार। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगी या लेफ्ट पर होगी या राइट पर होगी यार? क्या हो गया? सही है। ये वाला आप लोग करो 10th। अच्छा इधर देखो, सबसे पहले इसका वेट ऑन अर्थ गिवन है 2000 न्यूटन विच इज इक्वल टू mg। अग्रीड। यानी मैं इसमें से सबसे पहले तो मास निकालूंगा, मास मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी मेरे पास जो मास आ रहा है इसका 200 kg आ रहा है। अग्रीड। अब इसके बाद जो है मुझे इसका वेट निकालना है किस पर? मार्स पर वेट निकालना है। सो वेट ऑन मार्स मस्ट बी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 3.8, और 200 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है? 760। सही है। ये हाल है तो बेटे क्या होगा? मुझे बताओ कैसे होगा फिर। द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। The density of the block is this. Be careful, centimeter cube में given है इसकी density per centimeter cube. What is the mass of the block? आपको मास निकालना है ग्राम्स के अंदर। तो मास निकालने के लिए भाई density is equal to mass per unit volume होता है। So mass is equal to density into volume हो जाएगा। Density कितनी है? 2.5। Volume आप इसका कैसे निकालोगे? Length into width into height। मैथ्स तो आती होगी होपफुली। 5 × 4 × 3 निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आएगा ग्राम्स में। कितना आ रहा है जी? हाँ 150 डी। वॉल्यूम का मैं क्या करूंगा? The graph shows the extension of a piece of copper wire as the load on it is increased. ठीक है? With what does the graph show? At a certain load, the wire becomes easier to extend. That is very much true.
क्योंकि आप देखो कि इस लोड पर थोड़ा सा भी मैं लोड और फर्दर इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास एक्सटेंशन ज्यादा आ रही है. वी कैन सी दैट ये वाला हो सकता है. एट अ सर्टन लोड द वायर बिकम्स हार्डर टू एक्सटेंड. नहीं, द लोड एंड द एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट ऑल लोड्स. ऐसा हरगिज नहीं है क्योंकि आगे जाके कर्व हो रहा है ग्राफ, तो ये तो नहीं हो सकता. द लोड एंड एक्सटेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बकवास है. ए इज द करेक्ट आंसर. सही है. ये वाला आप लोग बताओ. बी स्ट्रेट अवे बी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. ये वाला आप लोग करो 14. ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 14 जरा देख लो. मैंने 14 को करने के लिए सिर्फ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम किया तो डायरेक्टली ये हो गया सवाल सो. ठीक है. अनदर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करो. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15. इसके अंदर मुझे बोला व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सबसे पहले इसका जो मास है वो 60 है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 है और ऊपर जाने वाला ही सिर्फ हमें कंसिडर करना है. सो हम लोग डायरेक्टली mgh लगा सकते हैं. सो mgh डेल्टा h मस्ट बी इक्वल टू मास कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 1.5. निकाल लो. 900 C. विच एनर्जी सोर्स इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स. न्यूक्लियर, क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास ये रिजर्व्स भी खत्म हो जाएंगी U-235 वगैरह सो ऑन. अच्छा, इन अ कोल पावर्ड स्टेशन द कोल इज बर्न्ट एंड थर्मल एनर्जी हीट इज प्रोड्यूस्ड. द थर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. in which order does the energy pass through the parts of the power station? बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, बी. एग्जैक्टली पहले बॉयलर से पानी बॉयल होगा, भाई कोल से पानी बॉयल होगा, उससे फिर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर से टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन जब घूमेंगे तो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होगा और आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर आ जाएगा. बी सही है. ये हर पावर स्टेशन में यही होता है. इवन न्यूक्लियर में भी यही होता है कि इवेंचुअली वी बॉइल्ड द वाटर. नेक्स्ट स्टेप ये वाला है. 2 glass containers filled with different liquids are placed next to each other. Okay. Point P is a distance h below the surface of the liquid in one container. Point Q is a distance h below the surface of the liquid in the other container. अब दोनों में liquids different है. Be careful. अगर liquid different है तो densities different हो सकती हैं, तो pressure भी different होगा. Why is the pressure at P different from the pressure at Q? अच्छा, the atmospheric pressure is different at P. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The densities of the liquids are different and that is why this makes sense. The gravitational field strength is different. नहीं भाई, the shapes of the container are different. Shapes से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शेप आता ही नहीं है. हमें पता है कि लिक्विड प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू h rho g के बराबर होता है. अग्रीड. अच्छा, ये वाला मैनोमीटर वाला वैसे सवाल हट चुका है आपके सिलेबस से, तो हम लोग इसको नहीं कर रहे. ये वाला आपके लिए है. ये वाला है द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन. वी कैन सी दैट द गैस इज इनिशियली एट P1 and has a volume V1. The temperature is kept constant. The piston is moved so that the pressure becomes P2 and the volume becomes V2. So P1 V1 is equal to P2 V2. तो कौन सा वाला होगा? C. Straight away C. सही है. लेकिन this is only true at constant temperature. अच्छा, फिर ये कह रहा है a substance consists of particles that are close together and moving past each other at random. The average speed of the particle is gradually increasing. What describes the substance? लिक्विड बीइंग हीटेड है. बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड फेज के अंदर द पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड ईच अदर, यानी स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. और आपके पास अगर स्पीड, अगर एवरेज स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा. ये मैं आपको करवा चुका हूं हीट के अंदर. सो अ लिक्विड बीइंग हीटेड. सही है. बी शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट स्टेप. Some ice cubes are taken from a freezer and heated in a container. Okay. The readings of the temperature and time are recorded on the graph. Which temperature is 0 degrees? है? It has to be C भाई. C भाई. इसने बोला है कि आइस क्यूब्स फ्रीजर से निकाले होंगे तो वो तो माइनस में होंगे.
फिर इवेंचुअली वो 0 डिग्रीज पे आएगा, मेल्टिंग प्रोसेस शुरू होगा, इधर मेरे पास मेल्टिंग हो रही होगी, तो सी होना चाहिए ना बेटे। अच्छा ये कह रहा है ये आपके सिलेबस में नहीं है, कैलकुलेशन आपकी एमएल की नहीं है, तो ये हटा दो, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दिया। ये वाला इसको जरा करो, 25 का खुद करो। सबसे पहली चीज़ है, एक सेंसर लगा हुआ है, अ मेटल बॉक्स हैज 4 डिफरेंट सर्फेसेस, डल ब्लैक, शाइनी ब्लैक, डल सिल्वर एंड शाइनी सिल्वर। ओके, द बॉक्स इज फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर सो दैट ईच सर्फेस इज एट द सेम टेम्परेचर। अ सेंसर मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ईच सर्फेस। अब हमें पहले बोला है कि लीस्ट जो होगी शाइनी सिल्वर लीस्ट होगी, सही है, और मोस्ट जो रेडिएट करेगा डल ब्लैक। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट स्टेप ये वाला आप लोग करो 26। द डायग्राम शोज अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक बीइंग रिफ्रैक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन रीजन P एंड रीजन Q। वी कैन सी दैट। ओके, हाउ डज द वेव इन रीजन P कंपेयर विद द वेव इन रीजन Q? सबसे पहली चीज है वेवलेंथ ऑफ वेव इन रीजन P क्या होगा? क्या बोल रहे आप? वेवलेंथ स्मॉलर और स्पीड फास्ट। अच्छा, मैं एक मिनट बाद बताता हूं। सबसे पहले आपने बोला सी, आप सी बोल रहे हो। सबसे पहली चीज है कि यहां पर मेरे पास वेवलेंथ बड़ी है, तो इसका मतलब है वेवलेंथ ऑफ वेव इन रीजन P शुड बी लार्जर, और स्पीड ऑफ वेव इन रीजन P मस्ट बी फास्टर। तो ए होगा इसका आंसर, क्योंकि आप डीप में हो और आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो अगर लैम्डा ज्यादा हुआ तो स्पीड भी ज्यादा होगी, सही है। नेक्स्ट, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है, ये वाला क्वेश्चन है। आई होप यू कैन रीड। पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। द ग्राफ शोज हाउ द हाइट ऑफ द वाटर वेव varies with the distance along the wave। सही है, हाइट ऑफ द वाटर वेव है और हमारे पास हाइट जो है ये रहा। Which graph shows a wave with twice the amplitude and half the frequency? अब जरा सुनो, twice the amplitude का मतलब है कि ये हाइट कहाँ तक जानी चाहिए? ये जानी चाहिए 8 तक, 8 तक जानी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे 8 वाले डायग्राम्स देख लेता हूँ। 8 इसमें भी जा रहा है और 8 इसमें भी जा रहा है, अग्रीड। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने इसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ किया। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ किया तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, यानी पूरी एक साइकिल जो होगी अब 8 नहीं 16 पे कंप्लीट होगी एक साइकिल। तो 16 पे कंप्लीट किस में हो रही है? डी में हो रही है, सही है। फिर ये वाला सवाल है, ये वाला भी आप लोग ट्राई करो। गिव दिस क्वेश्चन अ शॉट। A normal beam of yellow and green light is separated as it passes through the prism. Which ray diagram is correct? कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा भाई? सबसे पहले याद करो, हमारे पास डिस्पर्जन का डायग्राम याद करो। एक मिनट, डिस्पर्जन के डायग्राम में हमें पता है कि यूं आएगी, यूं आएगी, यूं जाएगी और यूं जाएगी, अग्रीड। इसके बीच में होता है विबग्योर, विबग्योर, सही है। तो इसने मेरे पास 2 लाइट बोली है, येलो और ग्रीन। येलो जो है, येलो ऊपर की तरफ होगी, यानी येलो ऊपर की तरफ होगी और ग्रीन नीचे की तरफ होगी। तो येलो ऊपर की तरफ और ग्रीन नीचे की तरफ होगी। तो कौन सा डायग्राम सही है? इट हैज़ टू बी, नो डाउट अबाउट दैट, ए इज द करेक्ट डायग्राम, सही है। और आपको पता है कि ये जो डिस्पर्शन होती है डायरेक्टली प्रिज्म के अंदर एंटर होने के साथ ही शुरू हो जाती है, समझ गए? Which type of wave is used to send television signals to a satellite? Microwaves, no doubt about that, सही है। What proves that the metal bar is a permanent magnet? D is the correct answer. Repulsion is the only sure short way of testing that the material is a magnet itself. क्योंकि वो रिपेल करेगा तभी पता चलेगा कि हाँ मैग्नेट था। Which action demagnetizes a bar magnet?
ये भी करवा चुका हूं मैं। ये होगा प्लेसिंग द मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई, सुन लो यहां तक तो एक पार्ट हुआ। विदड्रॉइंग द मैग्नेट फ्रॉम इनसाइड अ कॉइल कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई या विदड्रॉइंग, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको एसी सप्लाई में से इसको प्यार से बाहर निकालना पड़ता है, समझ गए, कॉइल से। Electrical apparatus is protected from magnetic fields by placing the apparatus in a box. What is the box made from? आयरन होगा ना बेटे, क्या होगा आपको उससे बचाना है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक शील्डिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि आयरन इज द मटेरियल यूज फॉर शील्डिंग। ओके, ये वाला आप लोग करो। इसने बोला है 1 मिनट की कहानी बोलिए। सबसे पहले तो करंट निकालना होगा इसमें आपको। तो I इज इक्वल टू, 1 मिनट प्ले कर दिया, I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 एम्पियर करंट हो गया। फिर Q इज इक्वल टू IT, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 120, C आंसर सही है, दैट इज करेक्ट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34, आप लोग खुद ट्राई करो। The readings of an ammeter and the voltmeter are used to calculate the resistance of resistor R. सही है। Which circuit shows the ammeter and the voltmeter in the correct position? मुझे resistor R की resistance निकालनी है। So C है। C C is the perfectly correct answer because it makes the most sense. एमीटर आपके पास सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, वोल्ट मीटर डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट होगा आर के अक्रॉस। सही है, करेक्ट है, ठीक है। और वेरिएबल रेसिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं, बाय द वे मेरा सवाल है, व्हाई आर वी यूजिंग अ वेरिएबल रेसिस्टर? वेरिएबल रेसिस्टर का क्या फायदा है रेजिस्टेंस कंट्रोल करेगा। बेटे? रेसिस्टेंस कंट्रोल नहीं, बेसिकली करंट को चेंज करे ताकि वोल्टेज रीडिंग चेंज हो। हम लोग कभी एक करंट और वोल्टेज रीडिंग पे रेसिस्टेंस नहीं निकालते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स पे निकालते हैं, समझ गए? अच्छा, फिर ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है, खुद ही करो। इधर देखो, अ थर्मिस्टर and a light dependent resistors are connected in series. A potential difference of 6 volt is applied across as shown. ठीक है, 6 वोल्ट्स आपने लगाए। The thermistor, बेटे 2 मिनट चुप कर जाओगे। A thermistor has a resistance of 600 or 6000 ohm in a cold room and 1000 in a warm room. ठीक है। The LDR has a resistance of 2000 ohm in dim light and 500 ohm in bright light. What is the PD? When is the PD across LDR equal to 2 volt? या तो आप एक ट्रायल एंड एरर करोगे और फिर आप चेक करना चाहते हो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कर लेता हूं 6000 पर। सही है, 6000 ओम में मैंने किया तो 6000 ओम का मतलब था कोल्ड। सही है, अग्रीड। अच्छा, और LDR जो है, मैं एक काम करता हूं, मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे बेस्ट यही रहेगा, ऑप्शन बाय ऑप्शन, जल्दी भी हो जाएगा। इन अ कोल्ड रूम विद ब्राइट लाइट, अगर कोल्ड रूम लिया तो इसकी होगी 6000 ओम्स, और ब्राइट लाइट में इसकी रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 500 हो गई, यहां तक पहुंच गए। अब मुझे निकालना है अक्रॉस LDR, यानी वोल्ट मीटर यहां पे लगा हुआ होगा। सही है, वोल्ट मीटर यहां पे लगा हुआ होगा। तो आप या तो पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर एक काम करो कि आप पहले करंट निकालो और फिर उसके बाद इस रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। पहले करंट निकाल लेते हैं। सो करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6500 टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में, यानी ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6500, 6 डिवाइडेड बाय 6500, और इसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 500 के साथ। जब मैंने 500 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ रही है 0.46 वोल्ट्स। तो ये तो नहीं हो सका, ये फेल हो गया, पहला वाला फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इन अ कोल्ड रूम विद डिम लाइट। अच्छा, कोल्ड रूम जो है 6000 और 2000 ये में भी हो सकता है। इन डिम लाइट में करके देखते हैं। तो डिम लाइट के अंदर मेरे पास इसकी रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। सही है, दोबारा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास करंट निकलेगा, या मैं पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला मैंने कराया था, कभी नहीं करवाया तो तभी अब डायरेक्ट करते हैं। सो I इज इक्वल टू, वंस अगेन मैं निकाल रहा हूं, I इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 6000 प्लस 2000,
यानी ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 8000 और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं रेसिस्टेंस 2000 के साथ, ये मेरे पास आ रहा है 1.5। यहां पे ये भी फेल हो गया, ये भी पहला वाला भी फेल हो गया, ये वाला भी फेल हो गया। अच्छा फिर ये कह रहा है वार्म लाइट, वार्म रूम एंड ब्राइट लाइट। अब ब्राइट लाइट के अंदर जो है वार्म रूम एंड ब्राइट लाइट, यानी इसका मतलब है इस सबको मिटा देते हैं, यानी ये कितना हो रहा है, थर्मिस्टर की कितनी आ रही है 1000, सही है 1000 और इसकी कितनी आ रही है 500। ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। इसकी अगर हम लोग निकालेंगे पहले करंट तो 6 डिवाइडेड बाय 1500 और मल्टीप्लाइड बाय 500 किया तो मेरे पास डायरेक्ट 2 वोल्ट्स आ गए इसमें, तो 2 वोल्ट्स यही है, सी इज द करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर? तो कौन सा आंसर होगा? इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल ऑफ अ मोटर, डी इज द करेक्ट आंसर, अग्रीड। फिर उसके बाद आता है 37, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूव्ड इनटू अ सोलेनॉइड एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हाट कॉजेज एन इंक्रीज इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ? मूविंग द मैग्नेट मोर क्विकली, वेरी ट्रू। मूविंग द मैग्नेट मोर स्लोली, नहीं। पुलिंग द मैग्नेट आउट इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट, नो। यूजिंग द साउथ पोल, नहीं भाई, ए इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, सही है, यहां पे भी हो गया, A is the only correct option. Which material is used for the core of the transformer? B, iron. Which row is correct for nuclear fission and nuclear fusion? Sir, CA. C. C is the correct answer. सही है, because fusion is a process that is often seen in the stars and the sun, and fission के अंदर हमारे पास smaller nuclei produce होते हैं, छोटे fragments होते हैं, और fusion के अंदर smaller से heavier nuclei आते हैं। इसका B. Decreases by What happens to the proton number of a nucleus as it emits an alpha particle? It decreases by 2। ये हो गया पूरा पेपर सॉल्व। इसको मैं पहले स्टॉप कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आई एम गोइंग टू बी स्टॉपिंग दिस वीडियो।